हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राज पुरोहित हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। उसमें इंटीग्रेशन में आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाकलन क्या होता है, कहाँ से ये आया है, कैसे बना है, सारी बातें। तो आपने 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर जो आपने पढ़ा है 5, वो क्या है? डिफरेंशिएशन है, मतलब अवकलन है। अवकलन और अवकलन बेसिकली क्या होता क्या है? किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में कितना परिवर्तन आ रहा है। ध्यान से देखना, किसी एक चर मान लीजिए x है, उस x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। जैसे हम इसको लिखते हैं dy/dx, तो ये अवकलन होता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है समाकलन। ठीक है। और कलन की दो ब्रांचेज मान लो आप। कलन की कितने ब्रांचेज होती है? दो होती है। कलन में एक समाकलन आता है, एक अवकलन आता है। समाकलन और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं ना। तो ध्यान से देखना, हमने अगर ये आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा या बुक्स में आपने देखा होगा कि अगर हम d/dx लिखते हैं और किसी फलन का हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर आता है उसको मैंने कैपिटल Fx लिखा। तो आपने इस Fx का स्मॉल fx का किया तो क्या मिला आपको? कैपिटल Fx, इसका आंसर मिला। अगर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। अगर मैं इस कैपिटल Fx का समाकलन करता हूं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं? x के, तो हमें इसका आंसर क्या मिलता है? स्मॉल fx मिलता है। सिंपल बात यह है कि आपने इसका अवकलन किया तो आपको ये आंसर मिला, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं? समाकलन, तो हमें वापस क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये सी क्यों मैं बताऊंगा मैं, इसको बोलते हैं समाकलन अचर। और fx मिला, इसका मतलब समाकलन क्या होता है? अवकलन का पूरा क्या होता है? विपरीत होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे कि इसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है। और दूसरी बात ये कि हम पूरा बोलते हैं समाकलन है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट ये रहता है कि समाकल क्या है, समाकल क्या है। ये सारी बात करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, आपने किसी फलन का अवकलन किया, सॉरी समाकलन किया x के सापेक्ष, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसके आंसर को लिखा मैंने कैपिटल Fx। अब ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं समाकल्य। इसको क्या बोलते हैं? समाकल्य, जिसका आप क्या कर रहे हो? समाकलन कर रहे हो। और जो समाकलन करने के बाद में उत्तर आता है ना, उसको हमें पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समाकल। समाकल। और इन दोनों कामों को करने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को, उस क्रिया विधि को, उस कार्य विधि को हम क्या बोलेंगे? समाकलन। इसको हम क्या बोलेंगे? समाकलन। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, आप यहाँ पर एक और बात करेंगे अभी हम कि ये जो समाकलन अचर होता है वो क्या होता है? समाकलन अचर, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बेसिक फॉर्मूले उनकी बात करेंगे। तो ये समाकलन अचर क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। आप सब बच्चों को पता है कि d/dx, अगर मैं sin x लिखता हूं तो sin x का आप सबको पता है ना कितना होता है अवकलन? cos x होता है। ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं d/dx और मैंने लिखा sin x + 2 लिखा मैं, ठीक है, sin x + 2, तो इसका अगर हम क्या करें? अवकलन करते हैं तो sin x का कितना होगा? cos x, और ये जो 2 है उसका कितना हो गया? 0। उसका कितना हो गया? 0। अब फिर मैंने लिखा d/dx और मैंने यहाँ लिखा sin x + 3, तो आपने इसके साथ इस बार 3 जोड़ रखा है, फिर भी इसका अवकलन कितना होगा? cos x + 0। तो ध्यान देना, हमने तो ये सीखा है ना कि इसका अगर हम उल्टा cos x का अगर समाकलन करते हैं, तो मैंने क्या किया? cos x का समाकलन किया। तो cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। अब यहाँ भी तो cos x है ना, यहाँ भी तो क्या है? cos x dx है, तो इसका भी कितना आएगा? sin x। अब ध्यान देना, एक्चुअल में आपने इसका किया ना यहाँ पे, तो इसका किया तो फिर आपके पास आंसर तो ये आना चाहिए था। मैंने आपको ये पढ़ाया ना कि ये पूरा किया आपका यहाँ पे fx है। अब जब आप इसका समाकलन कर रहे हो तो आपको आंसर ये मिलना चाहिए, है ना। उल्टा है तो अगर आपने इसका किया तो ये आंसर आना चाहिए, पर यहाँ पे 2 नहीं आया ना, यहाँ 2 नहीं आया। इसी प्रकार जब आप इस cos का कर रहे हो, यहाँ मैंने लिखा cos x dx, इसका हम करेंगे तो भी कितना आएगा? sin x। इसका मतलब वो c क्यों लिखा जाता है अभी समझ आएगा आपको कि यहाँ पे sin x के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे देखो sin x के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसका अवकलन कितना हो जाता है? 0। तो वो यहाँ पे 0 तो अभी तो मैंने लिखा है, पर वो दिखता नहीं है ना, 0 हो गया।
तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके साथ में कोई ना कोई एक अचर संख्या थी और उसका अवकलन करने पे वो कितना आ गया 0। तो हमें केवल और केवल यहाँ पर वेरिएबल पार्ट नजर आ रहा है जिसका अवकलन आपने किया है। यहाँ पर जो +0 आ रहा है वो हमें दिखता थोड़ी है, तो एक्चुअल में तो वो 3 था, 3 का अवकलन आपने किया तो वो कितना हो गया 0। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई यहाँ पे अचर रहा होगा और उसी अचर को हम बार बार क्या लिखते हैं c। इसका मान हमें पता नहीं होता है इसलिए हम क्या लिख देते हैं इसको c। इसको बोलते हैं समाकलन अचर। ये हो गया समाकलन अचर आपका। इसके बाद में हम बात करेंगे समाकलन के बेसिक फॉर्मूलों की, है ना। और बेसिक फॉर्मूलों की बात करेंगे तो इसके साथ साथ आपको बात करनी पड़ेगी बेसिक फॉर्मूले किसके, अवकलन के। तो ध्यान देना, एक तरफ मैं समाकलन के फॉर्मूले लिखूंगा और एक तरफ मैं अवकलन के फॉर्मूले लिखूंगा। देखते जाना। हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे अवकलन के फॉर्मूले और यहां मैं लिख देता हूं ये, तो यहां मैं लिखूंगा अवकलन, या तो हम अवकलन के फॉर्मूले लिखेंगे और यहां पर मैं लिखूंगा समाकलन, समाकलन के फॉर्मूले। ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले यहां हम बात करेंगे कि d/dx, अगर मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू का अगर क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, तो वो हमेशा कितना आता है 0। तो इसी प्रकार अगर हम किसी 0 का क्या करें, क्या करेंगे, हम करेंगे x के सापेक्ष समाकलन, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे c आएगा। आपने c का किया है तो 0 आया है, तो 0 का करने पे कितना आएगा c। ठीक है। उसके बाद में दूसरा, यहां भी मैं नंबर लगा देता हूं, ये पहला था। इसके बाद में अगर हम x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो कितना आता है 1। तो इसी प्रकार यहां भी हम क्या लिखेंगे कि अगर 1 का समाकलन हम करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 का आएगा x, है ना। देख लो यहाँ पर x का किया तब 1 आया, तो 1 का करने पे कितना आएगा x, लेकिन इसके साथ हम समाकलन अचर लिखेंगे c। और ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब ये आपको पता है, ये c सबके साथ में आएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 3 नंबर पे हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना e⁻x, उसका अवकलन जब हम करेंगे तो e⁻x ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर e⁻x का, यहाँ पर e⁻x का अगर हम समाकलन करते हैं, x के अकॉर्डिंग करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो कितना आएगा e⁻x आएगा, और प्लस तो हम c लिखेंगे। इसी प्रकार मुझे ये बताओ कि अगर हम 4 नंबर पे मैं ये लिखूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो मैंने लिखा था e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये भी होता है e⁻x। अब इसका अवकलन कितना होता है, इसका अवकलन होता है e⁻x और आएगा log ऑफ a, इसका बेस ही है। ठीक है। e⁻x का होगा e⁻x log a बेस ही। तो अगर यहां हम लिखेंगे इस बात को, तो अब ध्यान देना e⁻x dx का अगर हम समाकलन करते हैं तो ये कितना आएगा, e⁻x अपॉन में आ जाएगा log a और उसका बेस कितना होगा a प्लस c। इसी प्रकार ध्यान देना, अगर मैं ये लिखूं, अगर मैं ये लिखता हूं 5 नंबर का फॉर्मूला, अगर d/dx मैंने लिखा कि आप log x लिखो, यहाँ पे log x का क्या कर रहे हैं हम, अवकलन, तो वो कितना होता है 1/x। तो यहाँ पे मुझे बताओ नंबर 5 में हम अगर इसका उल्टा लिखें कि 1/x का समाकलन कितना होगा, 1/x का समाकलन होगा यहाँ पर log ऑफ x और प्लस c। अब हम आगे इसी कड़ी में आगे चलते हैं। 6 नंबर पे अगर बात करेंगे तो अब यहाँ अगर हम लिखें कि d/dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं मैं, तो एक बच गया ना इसमें, x की पावर n वाला बच गया। तो x की पावर n का अवकलन कितना होता है, n इंटू x की पावर n-1। इसको जब हम, ये तो वैसे आपने पढ़ ही रखा होगा, इसको जब हम सवालों में यूज करते हैं, क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको कि ऊपर वाली घात है ना वो आगे आ जाती है और एक घात क्या हो जाती है, कम। लेकिन इसमें है ना, इसी में अगर मैं बढ़ाऊं तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा, इसमें बोला जाता है कि इसमें घात ना एक बढ़ जाती है, घात इसमें एक बढ़ जाती है और उसी घात का क्या लगता है, भाग। यहाँ पर n घात थी तो वो n+1 हो गई और वहां भाग में वो घात आएगी, प्लस क्या आएगा c। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये मान लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन के हो गए। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना इन चीज़ों को। तो उसके बाद में नंबर मैं 7 की बात करूंगा, और 7 नंबर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़ेंगे। इतने में आपके सारे बेसिक फॉर्मूले हो जाएंगे, और वो भी दोनों किसके, समाकलन के और अवकलन के। इन दोनों का कंपेरिजन करते हुए मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा था ये जो समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो 7 नंबर का फॉर्मूला बात करूंगा मैं, d/dx
या हम बात करेंगे साइन एक्स की। तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, कोस एक्स। क्या होता है, कोस एक्स। इसी प्रकार एक बार मैं सारे लिख देता हूं अवकलन के, डी ओवर डी एक्स। और अगर मैं कोस एक्स की बात करूंगा तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार हम 9 नंबर पे अगर बात लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, अगर हम टेन एक्स लिखते हैं तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम 10 नंबर पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, अगर 10 के बाद में हम बात करें कोट की, तो कोट का फॉर्मूला आएगा माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स। क्या आएगा, माइनस ऑफ कोट एक्स आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स। इसी प्रकार अगर मैं 11 नंबर पे अगर मैं लिखूं डी ओवर डी एक्स, इसी प्रकार 11 नंबर पे हम लिखें अगर डी ओवर डी एक्स, कोट के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर कोट के बाद में आएगा सेक, सेक एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स होता है। इसका क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इसी प्रकार हम 12 नंबर पे अगर लिखें डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, है ना, तो इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ गलत लिखा है। ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो कोसेक है ना उसका होगा माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये ध्यान देना, है ना, थोड़ा सा मिस आउट हो गया था यहाँ पे, एक ध्यान देना। कोट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो कोसेक एक्स का अवकलन होता है कोसेक एक्स कोट एक्स। अब इसी प्रकार अगर मैं लिखूं इनके समाकलन, है ना, इनके जस्ट अपोजिट अगर मैं समाकलन लिखूं तो 7 नंबर पे अगर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये ध्यान रखना बच्चों, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, माइनस कोस एक्स होगा। क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसी प्रकार अगर मैं 8 नंबर पे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स, तो इसका आएगा साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, ध्यान रखा करो, साइन का अवकलन कोस होता है, लेकिन साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस होता है। अब ध्यान देना 9 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें जस्ट अपोजिट लिखना आपको, सेक स्क्वायर का लिखेंगे। अब ये मत लिखना कि उसके बाद मैं 10 का लिखूंगा, 10 का समाकलन आगे पढ़ेंगे, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि 10 का समाकलन कैसे बनता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम पढ़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना आएगा, हमारे पास 10x आएगा, 10x प्लस सी। इसके बाद में अगर 10 नंबर पे मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेसिक फॉर्मूले आपको बड़े सिंपल है, आप ना ट्राई करोगे अगर सवालों में यूज करेंगे याद हो जाएंगे, और वैसे भी लगभग बच्चों को याद होते ही है। सेक स्क्वायर का लिख दिया मैंने, इसके बाद में हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर हो गया, अब कौन आ रहा है, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो कोसेक स्क्वायर का आएगा माइनस ऑफ कोट एक्स और प्लस आएगा सी। इसी प्रकार हम 11 नंबर पर अगर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ आप देखते हो तो कोसेक का हो गया ना, तो अब आएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो आपके पास कभी अगर ऐसा आए सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का अगर आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो इसका आंसर कितना आएगा, सेक एक्स टेन एक्स का कितना आएगा, सेक एक्स आएगा, सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद में अगर मैं 12 नंबर पे बात करूं तो 12 नंबर पे आखिरी कौन सा बच गया, कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो इसका कितना आएगा, ध्यान देना, इसका आएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले होते हैं ये मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं। तो आपने 12 नंबर तक कर लिए हैं, इसके बाद में अब बात करेंगे 13 मतलब 13 नंबर पे जो फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी बात करेंगे। तो ध्यान से इन चीजों को आप ना नोट डाउन करते जाना, और इनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में, तो नोट करते रहना प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं 13 नंबर पे, 13 नंबर पे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है तो अपना चल रहा है अवकलन, तो यहाँ मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स, किसका कर रहे हैं, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगर मैं 14 नंबर पे बात करूंगा तो डी ओवर डी एक्स हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, तो इसका कितना होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में बारी आएगी किसकी, टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 10 का हो गया, उसके बाद 10 इनवर्स का, सॉरी। और 16 नंबर पे डी ओवर डी एक्स अगर हम लिखेंगे कोट इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसमें आएगा -1/√1
क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर पे अगर बात करेंगे डी ओवर डी एक्स, अगर मैं सेक उसके बाद में क्या आएगा सेक इनवर्स एक्स आ गया ना, तो उसका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं 18 नंबर पे डी ओवर डी एक्स, और डी ओवर डी एक्स किसका आएगा कोसेक इनवर्स एक्स का, तो वो आएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके समाकलन की, इनके क्या करेंगे समाकलन की बात करेंगे। तो जस्ट अभी करते हैं बात, एक सेकंड रुको आप। हाँ, इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो सारी बात होगी आपके इनकी। अब हम बात करेंगे इनके समाकलन की। तो समाकलन में देखिए, समाकलन में इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं लिखूं 13 नंबर पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस सी। उसके बाद में अगर मैं 14 नंबर पे लिखूंगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ लिखूँ 15 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसके बाद में अगर 16 नंबर पे हम लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वैसे बेटा ध्यान देना यहाँ पर 1 और यहाँ -1 है, तो वो चिन्ह को हम बाहर निकाल के इसका टेन इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, पर मैं लिखवा देता हूँ कोट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद में अगर बात करें हम किसकी, उसके बाद में 17 नंबर पे अगर बात करें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका कितना होगा, इसका होगा dx बराबर सेक इनवर्स x प्लस सी। और 18 नंबर पे अगर बात करूं मैं, तो ये होगा 1 अपॉन माइनस आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आएगा dx, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए दोस्तों, आप इनको नोट डाउन करो और बाकी बातें अभी हम करेंगे। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो 7.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। 7.1 इनको हटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिए होंगे और वैसे तो आपको बुक में मिल जाएंगे सारे, तो ध्यान देना। इसके बाद में अब हम बात करेंगे 7.1 एक्सरसाइज की। 7.1 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन के करके आपको एक 4-5 सवाल है, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन के आधार पे बताने पड़ेंगे ना। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx निकालो, है ना। और वो भी कौन सी विधि से, निरीक्षण विधि से। किससे करना है ये, निरीक्षण विधि से करना है, मतलब आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, इसको निरीक्षण विधि से करना है। तो इसमें थोड़ा आपको ये उल्टा सोचना पड़ेगा कि ये sin 2x किसका अवकलन करने से sin 2x आता है। तो ये सबको पता है sin 2x किसका अवकलन करने से आता है, sin 2x आता है आपका कोस का अवकलन करने से। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि sin 2x किसका, हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये sin 2x है ना। अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि यहाँ अगर हम d ओवर dx, हम किसी फलन का क्या कर रहे हैं, अवकलन, तो उसका आंसर अगर कैपिटल fx आ रहा है, तो अगर इसका मैं समाकलन कर दूं ना दोनों तरफ, तो ये इसका समाकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, स्मॉल fx मिलेगा। क्या मिलेगा, स्मॉल fx। तो हम यही तो सोचते हैं कि किसी फलन का आपने अवकलन किया ना, तब आपको fx मिला कैपिटल, तो जब उसका उल्टा हम समाकलन करेंगे तो आपको स्मॉल fx मिलेगा। तो इसी प्रकार आपको उल्टा सोचना है कि sin 2x है ना, कौन से फलन का अवकलन करने से ये बना। तो हम जानते हैं कि d ओवर dx और cos 2x होता है ना, cos 2x उससे ये बना होता है ना। cos 2x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो cos 2x का अवकलन हम करेंगे तो वो कितना आएगा, ध्यान से देखो, cos का अवकलन कितना होता है माइनस साइन 2x, साइन 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2, 2x का कितना हो जाएगा 2। अब मुझे बताओ क्या हम यहाँ लिख सकते हैं d ओवर dx cos 2x, ये माइनस 2 है ना, इसको आप नीचे भेज दो तो माइनस 1/2 आ गया यहाँ, ये माइनस 2 यहाँ गुणा में तो कहाँ गया भाग में, यहाँ क्या बच गया आपके पास साइन 2x, साइन 2x। अब आप ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ हम समाकलन लिखेंगे, तो दोनों तरफ अब जब समाकलन लिखूंगा मैं तो ध्यान देना -1/2 इंटीग्रेशन d ओवर dx और cos 2x यहाँ मैं लिखूंगा dx। ध्यान देना बच्चों, यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन 2x किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के, तो dx लिखेंगे। बेटा ध्यान देना समाकलन और अवकलन दोनों हट जाएंगे, समाकलन और अवकलन दोनों हट जाएंगे, है ना, तो यहाँ dx नहीं आएगा, समाकलन और अवकलन दोनों हटेंगे यहाँ से, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ तो ये हमारा सवाल है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस dx है ना, ये तो बच गया, और यहाँ आपको क्या मिलेगा -1/2 cos 2x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर, इसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। इसमें आपको थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है कि ये जो यहाँ फलन लिखा हुआ है वो कौन से फलन का अवकलन करने से sin 2x आता है, तो हमें पता है बेसिक फॉर्मूला में पढ़ लिया कि अगर cos का अवकलन करते हैं तो कितना आता है sin आता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, निरीक्षण विधि से करने, निरीक्षण विधि के मैं आपको 2-3 सवाल करवा देता हूँ और उसके बाद में हम प्रॉपर जो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले से जो क्वेश्चन करने वो तो करने वाले हैं ही। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको ये क्वेश्चन, मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने नोट कर रखे ना फोन में, उसका फोटो सेव कर रखा, तो वहां से मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ cos 3x dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब आपको वही दिमाग लगाना है, वैसे ही सोचना है, आपको पूरा का पूरा वैसे ही सोचना है कि cos 3x किसके अवकलन करने से आता है, cos 3x किसका अवकलन करने से आता है। तो मुझे ये बताइए, बेसिक फॉर्मूला में सबने पढ़ा है कि अगर हम sin x का, ध्यान से देख लेना, sin x का अगर हम क्या करें अवकलन, तो क्या cos x नहीं आता क्या, तो हमें cos x ही चाहिए ना, cos x चाहिए, तो हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये जो cos 3x है ना वो किसके अवकलन से बना है, वो बना है sin 3x के, यहाँ आएगा तो 3x है ही, 3x से। अब sin 3x का जो क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा, पहले sin का करेंगे तो कितना आएगा cos 3x, अब 3x का करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू में आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो cos 3x चाहिए ना, तो यहाँ मैंने क्या लिखा cos 3x लिखा, और ये 3 कहाँ आ गया भाग में, 1/3 d ओवर dx, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा sin 3x। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो आपको यहाँ समाकलन किया मैंने इसका, तो ये कितना हो गया cos 3x dx, cos 3x dx हो गया, और बराबर में ध्यान देना, बराबर में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ समाकलन करने से d ओवर dx हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये समाकलन क्या होता है, अवकलन का अपोजिट होता है, तो इसको हटा देगा वो, तो यहाँ बचेगा 1/3 और sin 3x प्लस c, ये हो गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब बात हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सेकंड था ये, और अब बात करेंगे हम थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है a की पावर 2x, क्या लिखा हुआ है a की पावर 2x। अब आपको सोचना ये है कि a की पावर 2x है ना वो किसके अवकलन करने से बनता है, तो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2x dx। अब ध्यान देना ये है आपके पास, लेकिन हम जानते हैं कि a की पावर x है ना, a की पावर x से ही बनता है, हम जानते हैं कि जो a की पावर 2x का अवकलन करोगे ना तो कितना आएगा, सबको पता है a की पावर का a की पावर ही होता है, लेकिन 2x का कितना होगा 2। हमें बताइए यहाँ गुणा में 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो आप इस 2 को कहाँ भेज देंगे नीचे, d ओवर dx, और यहाँ क्या आ गया a की पावर 2x, यहाँ हमारे पास क्या बच गया a की पावर 2x। दोनों तरफ हम क्या करेंगे समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो अब बताइए यहाँ समाकलन करने से ये जो यहाँ आपको अवकलज नजर आ रहा है वो तो हट गया,
तो यहाँ बचेगा 1/2 e की पावर 2x प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन, इस तरफ इंटीग्रेशन करना है ना हमें, e की पावर 2x किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के, तो उसको हम लिखते हैं dx। ये तो आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार चौथा और जो पांचवा सवाल है ना, फोर्थ और फिफ्थ सवाल आपको है ना सिमिलर है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बेसिक फॉर्मूलों से जो सवाल होंगे ना हमारे इस एक्सरसाइज के, उनकी बात करेंगे। तो इसके बाद में जो मैं नंबर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, उसी एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मैं अभी नोट करता हूँ क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है आपका नंबर 6। नंबर 6 की बात करेंगे अभी। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ए की 4 गुणा ए की पावर कितना है 3x है, और प्लस कितना है 1, और ये आपको करना है समाकलन। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, और वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x² dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका हम अगर समाकलन करें तो सभी को लोगों को पता होना चाहिए, समाकलन हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये 4 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 4 को मैं यहाँ से कहाँ निकाल दूंगा, बाहर। मैंने इस 4 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा ए की पावर 3x, और साथ में क्या आएगा इसका अलग dx। और इसी प्रकार आप इस एक का अलग से समाकलन करोगे। तो अब मुझे ये बताओ हो क्या रहा है, यहाँ पर 4 तो बाहर है, ए की पावर 3x का कितना होगा, ए की पावर 3x होगा। और यहाँ ये ध्यान रखना, वैसे तो इसको हम प्रतिस्थापन से करते हैं कि 3x को t मान के, वो सारी बातें, लेकिन वो बातें हम प्रतिस्थापन वाली प्रश्नावली में ही करेंगे। तो अभी यहाँ ये ध्यान रखना, एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, कि समाकलन में ये जो गुणा में होता है ना, वो कहाँ आएगा, भाग में, और प्लस 1 का कितना होगा x, और प्लस में क्या लिखूंगा c। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसकी बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या लिखा हुआ x² को अंदर भेजो, तो x² अंदर चला गया, x² को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा x² को और अंदर भेजूंगा तो x² से x² कट के यहाँ कितना बचेगा 1। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो x² का समाकलन कितना होता है x³ है ना, मैंने बोला था इसमें घात बढ़ती है, यहाँ पर घात बढ़ेगी, तो 2 का घात बढ़कर कितना हो गया 3, और वही घात का आती है भाग में। फिर माइनस है तो माइनस लिखा मैंने, और 1 का कितना होता है x, और प्लस कितना आएगा c। थोड़ा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, थोड़ा हो सकता है कि मेरा यहाँ पे शैडो बन रहा होगा, तो उसका थोड़ा इश्यू जरूर है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली बात है नहीं, थोड़ा बहुत इश्यू है ये। तो अभी तक क्या पूरा सेटअप तैयार हुआ नहीं है, और थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट वगैरह का, एंगल का, ये थोड़ा है। लेकिन वैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपको स्पष्ट सारी चीज़ें नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन नंबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये लिखा हुआ है, और इसका आपको करना क्या है, समाकलन करना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। मुझे बताइए, यहाँ पर हम अलग अलग करेंगे तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, ax² को मैंने अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही ये a कांस्टेंट है तो कहाँ आएगा, बाहर, ऐसे b कांस्टेंट है कहाँ आएगा, बाहर, अंदर क्या बचा x, इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और ये c कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा 1, तो उसका भी कर देंगे समाकलन। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें पावर बढ़ती है, तो पावर बढ़कर कितनी होगी 3, और वही पावर कहाँ आती है, भाग में, प्लस यहाँ b लिखा हुआ है, x की पावर बढ़ेगी तो x², और वही पावर का आती है भाग में, c कांस्टेंट है, 1 का कितना होता है x है ना, और प्लस क्या आएगा c। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। बेटा जल्दी जल्दी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले से हो रहे हैं, है ना, और इस प्रश्नावली में अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। तो जब देख लेना, एक एक क्लास में आपके 3-4 सवाल ही होंगे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² और प्लस e की पावर x dx, ये लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम अलग अलग समाकलन कर देंगे। यहाँ पे 2 फलन दिए हुए हैं, बीच में प्लस है, इनको हम ब्रेक कर देंगे, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था x² dx, और यहाँ प्लस e की पावर में क्या लिखा हुआ है x, e की पावर x dx। अब मुझे ये बताओ, 2 तो बाहर है, x², यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 पावर बढ़कर कितनी हो जाएगी 3, और वही पावर कहाँ आती है, भाग में। इसके बाद में यहाँ मैं लिखूंगा प्लस, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, और प्लस क्या आएगा सी। तो ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ध्यान देना बच्चों, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसकी होल पावर कितनी है 2, यहाँ लिखा है dx। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस अंडर रूट एक्स को हम क्या मानेंगे, अंडर रूट एक्स को हम मानेंगे क्या मानेंगे, अंडर रूट एक्स को यहाँ पर a, और माइनस इसको हम क्या मानेंगे b। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूँ, वैसे तो बेसिक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने से क्या होगा, ये लिखा मैंने a स्क्वायर, ये क्या लिख दिया मैंने a स्क्वायर, फिर माइनस 2, ये क्या लिखा मैंने a, और फिर ये क्या लिखा मैंने b, और प्लस क्या आएगा b स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ इनटू में तो dx है ही, ये हो गया। अब मुझे बताइए अंडर रूट स्क्वायर से हट गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा x, साथ में मैं क्या करूंगा, ये दोनों है ऊपर नीचे कट गए वो तो, फिर इसका अलग कर दिया आपने समाकलन, 2 बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 का समाकलन अलग कर दिया, फिर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो प्लस इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर ओपन करने से क्या आएगा 1 अपॉन एक्स dx। तो सबका समाकलन अलग अलग हो रहा है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 2 है तो 2 लिखा, 1 का कितना होगा x, 1 अपॉन एक्स का कितना होगा log x, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है log x, ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा। तो प्लस आएगा c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 तो थोड़ा हो सकता है वीडियो जरूर लंबा हो जाए, लेकिन क्या बेसिक सवाल है तो इनको ये भी नहीं है कि हम 2-3 दिनों तक करते रहे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम सवाल हम इसी वीडियो में डाल दें। और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हो ना, आप लोग भी, क्या ये थोड़ी है कि 7.1 को हम 2-3 दिन तक लेके बैठे रहेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्यारे बच्चों, 11 में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 है प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 है, और डिवाइडेड बाय दे रखा है एक्स स्क्वायर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये दे रखा है, तो ये हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का अलग अलग भाग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ भाग करने पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर का यहाँ भाग करूंगा तो कितना बचेगा 5, और एक्स स्क्वायर का यहाँ भाग करूंगा तो माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसका हम क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं। देखना प्यारे बच्चों, एक्स का समाकलन अलग करो, फिर ये 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1, उसका समाकलन अलग, ये माइनस 4 को बाहर निकालो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ध्यान देना, अब x का कितना होगा, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, 1 का कितना होगा x होगा, और माइनस 4। अब ध्यान देना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर पावर गई तो वो माइनस की हो गई ना। हमने तो ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, हमने तो ये पढ़ा कि इसमें घात बढ़ती है, तो घात बढ़ेगी तो वो कितनी हो गई -1। बेटा ये ध्यान देना, एक्स स्क्वायर पर -2 पावर है तो बढ़ाने का मतलब घात बढ़ती है, प्लस की 1 होगी ना, और -2 प्लस 1 वही घात भाग में आती है। इसको हल करने में कितना आएगा x की पावर -1 और भाग में -1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1 अपॉन एक्स, कितना आएगा -1 अपॉन एक्स। तो वही लिखा है ना, इसके भाग में आगे -1 आ जाएगा, यही है बस, प्लस सी। इसको हल करके लिखोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और माइनस माइनस क्या हो गया +4 अपॉन एक्स। ये पावर माइनस की है तो नीचे जाके एक पावर क्या हो गई प्लस की, प्लस सी तो आएगा ही। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बेसिकली इसमें ये दे रखा है, हाँ अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये दे रखा है, और डिवाइडेड बाय दे रखा है अंडर रूट एक्स। अब ध्यान देना इंटू dx। अब बच्चों आप सबको पता होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो x की पावर 1/2 है ना, इसका अलग अलग भाग कर देंगे, x की पावर 1/2 और यहाँ भी x की पावर 1/2 dx। इसका मैंने क्या कर दिया, अलग अलग भाग कर दिया। अलग अलग भाग कर दिया तो ध्यान से देखो, ये पावर यहाँ प्लस के ऊपर जाके माइनस की होगी तो x की पावर कितनी बचेगी